नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। हामी सबैलाई याद भएको कुरो हो कि प्रत्येक वर्ष 21 जुनलाई इन्टरनेशनल योगा डेको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ। र जब हामी इन्डियाको कुराकानी गर्दछौँ, इन्डियामा पनि भव्यताको साथ योगालाई प्रमोट गरिरहेको छ मिनिस्ट्री अफ आयुषले। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यसपालिको इन्टरनेशनल योगा डेको थीम चाहिँ छ बी एट होम, बी विथ योगा अनि योगा फर वेलनेस। र सिक्किमको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, सिक्किमको आयुष डिभिजनले पनि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत योगालाई प्रमोट गरिरहेको छ। प्रत्येक बिहान 7 बजे हामी तपाईहरुलाई योगा प्रोटोकल लिएर आइरहेका छौं। र आजको यस प्यानल डिस्कसनमा हामी योगा सम्बन्धी धेरै कुराकानी गर्नेछौं, योगा र योगाको अरू एस्पेक्ट्सलाई लिएर। र आजको यस डिस्कसनमा सामेल हुनका निम्ति हामी समक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर कर्मा छादेन भुटिया, जो स्टेट प्रोग्राम अफिसर हुनुहुन्छ आयुष मिशन फ्रम हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्ट। वेलकम म्याम। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर जगन्नाथ निरौला, जो योगा इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ आयुष हस्पिटल एसएनएम सिच्छे। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर एस विनुदा, मेडिकल अफिसर योगा एन्ड नेचुरोप्याथी आयुष हस्पिटल। र हामीसँग हुनुहुन्छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन डाक्टर श्री प्रकाश, जो एसिस्टेन्ट डिरेक्टर हुनुहुन्छ आयुर्वेदाको, र उहाँ इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ रिजनल आयुर्वेदा रिसर्च इन्स्टिट्युट तादुङ, मिनिस्ट्री अफ आयुषको। र सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको डिस्कसनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ डॉक्टर एस विनुदा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे जो हम पालन करते हैं, ये कब से शुरू किया? International Yoga Day is celebrated every year since 2015 on 21st June. उससे पहले भी we are practicing all over the world, we are practicing yoga, but this international recognition started only by the initiation of our Prime Minister Narendra Modi sir, who kept this proposal in GN, मतलब United National General Assembly में रखा था, and it is accepted by 177 state members of UN Assembly. And after that, we started celebrating as an International Yoga Day from 2015, 21st June. And this is the 7th International Yoga Day we are going to celebrate with the theme Yoga for Wellness. Absolutely. So, can you make us understand the basic objective and what in fact is a yoga? Yoga derived from the Sanskrit word yuj. Yuj means union. Union of our individual soul with the universal soul. Yoga is not actually a physical exercise or breathing exercise. It is a way towards the samadhi, the spiritual level. And in Ashtanga Yoga, we are having limbs like yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, then samadhi. This yama, niyama and all basic principles, how we have to act with the external environment, how we have to be with ourself. And then comes asana, the basic asanas, what we all know as an yoga. And this actually stabilizes our mentally and physically. Mm-hmm. And then comes the pranayama, the breathing exercise, what we see. These are the practice actually make ourselves comfortable for the practice of dhyana. Once we are into the dhyana, that ekagrata, that leads to the union of the soul, the self with the universal soul. So individually we are nothing. We all totally depend upon the universe. So that realization happens by the practice of yoga. And again I'm saying yoga is not just a physical exercise or breathing exercise. It's totally different to make ourselves connected with this universe. एब्सोल्युटली। र जगन्नाथ निरौलाजीलाई सोध्न चाहन्छु है, सिक्किमले पनि प्रत्येक वर्ष 21 जुनमा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर योगा इन्टरनेसनल योगा डे पालन गर्ने गर्दछ। सिक्किमको सन्दर्भमा जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, सिक्किममा यो कहिलेदेखि सुरु गरेको है, अनि योगालाई लिएर चाहिँ कतिको मतलब एग्रेसिभ एक्टिभिटी भइरहेको छ? सिक्किममा चाहिँ हामीले 2014 सालदेखि चाहिँ हामीले सिक्किममा चाहिँ योगाको प्रचार प्रसार सुरु गरेको। जब 2014 सालमा मिसन मोड भयो आयुषको भारत सरकारबाट, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले सिक्किमका धेरै प्रान्तहरूमा योगाको प्रचार प्रसार सुरु गर्यौं। हामीले स्कुल गएमा स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई योगाको प्रचार प्रसार गरायौं, उहाँहरूलाई योगा सिकायौं।
अनि त्यहाँदेखि हामी कलेजतिर गएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ योगाको प्रचार प्रसार गरेर योगा के हो, खास मुख्य योगा गर्नुको तत्त्व के हो भनेर हामीले प्रचार प्रसार गरेर सिकायौँ। अब यसको बादमा पनि हामीले 4वटा डिस्ट्रिक्टमा गएर गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ मिसन मोडको तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्याम्प लगायौँ, पब्लिक आउटरिच क्याम्प भन्छ, 3 दिनसम्मको। त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले चाहिँ योगा सिकायौँ सबैलाई, पब्लिक गाउँका मानिसहरूलाई बोलाएर योगा सिकायौँ। त्यहाँ कतिजना व्यक्तिहरू योगा आफै गर्ने पनि थिए, उहाँहरूको पनि हामीले जानकारी दियौँ कि उहाँहरूले ठिक गर्नु हुँदैछ कि छैन। त्यसमा पनि हामीले बदलाउ ल्यायौँ, किन भन्दै कतिजना योगा गर्छन्, कतिजनामा त्यसको तर्की ठिक हुँदैन, त्यसमा पनि हामीले रेक्टिफाई गऱ्यौँ। अब यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ एमएलएचपी भन्ने हाम्रो जो यहाँ सिस्टरहरू छन् उहाँहरूलाई पनि एसटिएनएम अस्पतालमा हामीले 21 दिनसम्मको तालिम दियौँ कि उहाँहरूले चाहिँ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टरमा गएर चाहिँ योगाको प्रचार प्रसार गर्न सकुन् भनेर उहाँहरूलाई पनि तालिम गऱ्यौँ। यसको साथसाथमा आशाहरूलाई पनि हामीले 4वटा डिस्ट्रिक्टमा गएर चाहिँ हामीले तालिम दियौँ कि उहाँहरूले पनि गाउँमा गएर योगा भन्ने कुरा के हो उहाँहरूको प्रचार प्रसार गरेर योगमाथि जागरुक होस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तालिम दियौँ। यसका साथसाथै एएनएम सिस्टरहरूलाई पनि एसटिएनएममा पनि अनि साथसाथै हामीले पिएचसी लेभलमा पनि गएर हामीले चाहिँ यसको तालिम दिएको छ कि योगा भन्ने कुरो चाहिँ के हो। हामीले अरू दबाईको साथसाथमा हामीले योगा पनि गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले धेरै छिटो स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकायौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको सन्दर्भमा हेर्नु हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिक्किममा चाहिँ 2015 सालदेखि चाहिँ हामीले बृहत रूपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ पाल्जर स्टेडियममा। अनि त्यहाँदेखि हामीले स्टेट लेभल हामीले पाल्जर स्टेडियममा मनायौँ भनेदेखि हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि, ब्लक लेभलमा अनि पञ्चायत लेभलमा पनि हामीले भारत सरकारको आयुष मन्त्रालयको गाइडेन्स अनुसारले मनाउँदै आएका छौँ। अब 2015 सालदेखि 2019 सालसम्म चाहिँ हामीले सिक्किममा बृहत रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पालना गऱ्यौँ। 2020देखि चाहिँ हामीले यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बृहत रूपमा गर्न सकेका छैनौँ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस यहाँ पाल्जर स्टेडियममा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नर साहबहरू पनि आउनु भएको थियो, मिनिस्टर, चिफ मिनिस्टर साहबहरू सबैले आएर चाहिँ उहाँको सम्पर्कमा हामीले 30देखि 3500जना व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गरायौँ, उहाँहरूलाई योगा सिकायौँ। अनि यसको साथसाथमा डिस्ट्रिक्टमा पनि ब्लक लेभलमा भिडियोहरूको मार्फत पनि उहाँहरूले योगाको प्रचार प्रसार गराउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि पञ्चायत लेभलमा पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो पञ्चायत लेभलमा पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल योगा डेको उहाँहरूले मनाउनु भयो। र यसरी नै हाम्रो सिक्किममा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै योगाको प्रचार प्रसार हुँदै आउँदैछ। अनि मानिसमा पनि धेरै जागरुकता भएर आएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि योग विषयमा पनि प्रत्येकका घरमा केही न केही योगा गर्ने अहिलेको सन्दर्भमा हामीले देख्न सकेका छौँ। हजुर, डाक्टर कर्मा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है, आयुषले एकदमै योगालाई बेसी प्रमोट गर्छ किनभने योगा चाहिँ एउटा आयुषको कम्पोनेन्ट हो नि। र हामीले यसै सिधा भाषामा भन्न पर्दाखेरि आयुष चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि एउटा अल्टरनेटिभ ट्रिटमेन्ट हो, बिमारको लागि भनिन्छ नि। तर एक्चुअलमा हामी आज जान्न चाहन्छौँ कि आयुषको एक्टिभिटी के हो अनि यो आयुषले चाहिँ कुन कुन विधामा काम गर्छ। ओके, सबैजनालाई नमस्कार। यो आज इन्टरनेसनल योगा डेको सन्दर्भमा मलाई आज बोल्नु मौका पाउँदा खुसी लाग्यो, किनभने मलाई मेरो आयुषको एक्टिभिटिज चाहिँ मैले बोल्ने मौका पाएँ। आयुष भन्दाखेरि नै एउटा सिङ्गल एन्टिटी चाहिँ होइन। आयुष भन्दा त्यसमा छुपिएको थुप्रै नै डिपार्टमेन्टहरू हाम्रो छ। त्यसमा यो अब अल्टरनेटिभ मेडिसिन भनेर जानिन्छ आयुषलाई है। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोप्याथी, युनानी, सिद्ध, स्वरिक्पा र होमोप्याथी भन्ने यो 4-5वटा डिफ्रेन्ट यो डिपार्टमेन्टहरू छन्। सो हाम्रो सिक्किममा चाहिँ अहिले अब युनानी र सिद्ध चाहिँ छैन, त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रोमा आयुर्वेदा, स्वरिक्पा भन्नाले चाहिँ आम्जीहरू जुन चाहिँ हेर्छ पेसेन्टहरू, आम्जीहरूलाई चाहिँ स्वरिक्पा भनेर हाम्रो मिनिस्ट्रीले उनीहरूलाई एउटा आइडेन्टिफाई गरेको छ। यो वर्डलाई चाहिँ स्वरिक्पा भन्ने टिबेटन वर्ड हो। अनि होमोप्याथी, अनि अहिले हाम्रो एसटिएनएममा हालैमा लास्ट इयर फेब्रुअरीदेखि हाम्रो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ योगा एन्ड नेचुरोप्याथीमा। आयुष सिक्किममा आयुष यो हाम्रो मिसन मोडमा हाम्रो योगा इन्स्ट्रक्टरले भन्नुभएको जस्तो 2014-15मा मिसन मोडमा इस्टाब्लिस्ड भएको हो। सिक्किम स्टेट आयुष सोसाइटी भनेर जबदेखि उहाँ रेजिस्टर भयो त्यहाँदेखि उता चाहिँ एकदम मिसन मोडमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आयुषमा चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन हस्पिटल ठुलो हाम्रो पहिला छ 50 बेडेड हस्पिटल क्योङसा गेजिङमा।
त्यहाँ हाम्रो थुप्रै स्टाफको साथ आयुर्वेदाको डक्टर, होमियोप्याथीको डक्टर, पञ्चकर्मको टेक्निसियन र योगा इन्स्ट्रक्टर एउटा त्यहाँ छ, एउटा स्ट्यान्ड अलोन 50 बेडेड। इनपेसेन्ट हामीले थाल्न सकेको छैनौँ। लास्ट इयर कोभिडले गर्दा डल्लै अस्पताललाई नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु हामीलाई बाध्य पर्यो। अब यसपालि अब यो कोभिडले सबैलाई जानकारी छँदैछ यो कस्तो यसले हाहाकार मचाइरहेको छ। सो सबै एउटा सेटल डाउन भइसकेपछि आउँदो दिनमा हामीले इनपेसेन्ट ट्रिटमेन्ट पनि त्यहाँ 50 बेडेडमा थाल्नेछौँ। अन्त अहिले एसटिएनएममा चाहिँ हाम्रो 10 बेडेड आयुष हस्पिटल हो। सबैले अहिले भ्याक्सिनेसन सेन्टर भनेर चिन्छ होला, आएर भ्याक्सिन पनि गरेर जान्छ, तर त्यो त आयुष हस्पिटल हो भनेर कतिले चिनेको पनि छैन। सो त्यो चाहिँ हाम्रो आयुष हस्पिटल हो, जुन चाहिँ सोचागाङमा तपाईँहरूले भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ गर्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ आयुष हस्पिटल भनेर चिनिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदाको डक्टर छ, योगा नेचुरोप्याथीको उहाँ हुनुहुन्छ, योगा इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ, होमियोप्याथीको डक्टर छ, अनि स्वारिकपा आम्जीको पनि डक्टरहरू छ त्यहाँनिर। त्यो बाहेक हाम्रो 4टै डिस्ट्रिक्टमा सिङताममा, गेजिङमा त 50 बेडेड भइगयो, अन्त मङ्गनमा, नाम्चीमा, सिङताममा हाम्रो डक्टरहरू छ। कसैमा आयुर्वेदा डक्टर र होमियोप्याथी दुइटै छ, कसैमा होमियोप्याथी डक्टरहरू मात्रै छन्। सो अहिले अब कोभिडको स्थितिमा सबैजनालाई अलिकति कोभिडको ड्युटीहरू पनि परिरहेको छ यिनीहरूलाई, आयुष अस्पतालका स्टाफ र डक्टर्सहरूलाई। अदरवाइज यिनीहरूले ओपिडी बेसिसमा हामीले पेसेन्ट हेरिरहेछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नु चाहन्छु भने यहाँ हाम्रो 10 बेडेड हस्पिटलमा चाहिँ यो अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा ट्रिटमेन्टमा एउटा सबभन्दा राम्रो मलाई के भन्नु मनपर्छ भने एउटा पञ्चकर्म थेरापी भन्ने छ, जसमा चाहिँ यो आयुर्वेदिकपट्टि हेऱ्यो भने क्रोनिक डिजिजेसलाई चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट यहाँ चाहिँ यिनीहरूले हुनेछ। सो यो छोटकारीमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो सिक्किमभरिमा चाहिँ आयुषको यो छ। सो ओके, एउटा कुरा मैले भन्नु बिर्सेछु, हाम्रो यो डिस्ट्रिक्टमा पनि छ, डिस्ट्रिक्ट छोडेर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा भन्नु पर्दाखेरि रिनकमा छ एउटा जोरथाङमा छ, अन्त सिएचसी बाहेक हाम्रो यो पिएचसीमा सोरेङ पिएचसी र रम्फू पिएचसीमा पनि डक्टरहरू त्यहाँ हाम्रो आयुषको द्वारा हाम्रो डक्टर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ। हजुर। डॉक्टर शिव प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है और इसमें अनुसंधान होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि योगा संबंधी क्या क्या क्रियाकलाप होता है इस सेंटर में जो तादुंग में अवस्थित है। नमस्कार सभी लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में कि आयुर्वेद के बारे में, आयुष के बारे में कुछ जानकारी हम लोग शेयर कर सकें। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 2014 यानी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में एज ए डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के नाम से पहले होता था, फिर बाद में जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष किया गया और 2014 के बाद ये स्वतंत्र रूप से मंत्रालय बनने के बाद इसकी एक्टिविटीज़ आयुर्वेद, आयुष का मतलब होता है कि इसमें करीब 5 चिकित्सा पद्धति मिलकर के एक जॉइंट रूप में ये एक फोरम है जिसमें आयुर्वेद, आयुष का मतलब होता है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एस से सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सोवा रिंगपा, जिसको भी मैडम ने बताया कि आमची के नाम से जाना जाता है या तिब्बतन मेडिसिन भी इसको लोग कहते हैं, और होम्योपैथिक। तो इन सबको मिलाकर के आयुष डिपार्टमेंट जो है जॉइंटली जो है ये ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये पूरी ताकत से काम करता है। उसी आयुष मंत्रालय के तहत CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है
आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए। सिक्किम में उसकी ब्रांच जो है 1979 से इस्टेब्लिश्ड है और प्रेजेंटली ये अपर तादुंग गैरी गांव में एक रेंटेड बिल्डिंग में काम कर रहा है। इस सेंटर पर हम लोग बेसिकली जो है, चूँकि रेंटल बिल्डिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, तो आईपीडी हम लोग संचालित नहीं करते हैं, केवल ओपीडी के माध्यम से मरीजों को देखा जाता है। इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज हम लोग करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन से। और इसमें 2 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है मेरे पास, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत इसमें 2 डॉक्टर, फार्मासिस्ट और ड्राइवर पूरी दवा के साथ विलेज में डोर टू डोर जा कर के लोगों का हेल्थ केयर की प्रोफाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह से एक ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें एक मोबाइल वैन और 2 डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उसमें भी सेम। और इनका दोनों का उद्देश्य है कि इन 2 कम्युनिटी के पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना। और इसके साथ हमारे अभी 6 सेंटर थे, सब सेंटर। प्रेजेंटली इस साल केवल 3 सेंटर रह गया है। एक गेजिंग में है और दूसरा जो है जोरथांग और तीसरा जो है मंगन में। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग पूरे सिक्किम में कवर करते हैं, जो आयुर्वेदिक हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ में योगा का प्रैक्टिस और योगा के माध्यम से डिजीज़ को कैसे हम क्योर कर सकते हैं उसको भी हम विस्तार से बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद का विकास यानी बहुत प्राचीनतम है। इस भारत में 6वीं शताब्दी बीसी के पास जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें इंडियन सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, जो सोवा रिगपा है, इसकी पढ़ाई इंडिया के सभी मोनेस्ट्रियों में हुआ करती थी। और तक्षशिला और ये नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली ये मोनेस्ट्री बेस्ड विश्वविद्यालय थे। उसमें जो आयुर्वेद के जो जन्मदाता हैं, जैसे चरक और सुश्रुत मानते हैं, उसमें जीवक हैं, नागार्जुन हैं, ये सारे के सारे लोग उन मोनेस्ट्रियों के ही जो है स्कॉलर रहे हैं। और उस समय सारे मोनेस्ट्रियों में मेडिटेशन के नाम से बुद्धा को हम बुद्धा मेडिसिन ऑफ बुद्धा भी कहते हैं, वो भैषज बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। मेडिटेशन यानी उनका मानना था कि मैक्सिमम बीमारियों का जड़ जो है मानसिक होता है। मन की अशुद्धि के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने मन की चिकित्सा के लिए मेडिटेशन का बहुत विस्तार से वर्णन किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आयुर्वेद में ये एक योग चिकित्सा के रूप में ये डेवलप किया गया। ये योग चिकित्सा केवल ये जो आप देखते हैं ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये योग जो चिकित्सा है ये फिजिकल हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ में जो भी डिजीज होती है, मेंटल हेल्थ की जो डिजीज होती हैं और एक साइकोलॉजिकल जो डिजीजेज होती हैं जो मन से उसका रिलेशन होता है, स्पिरिचुअल की जो डिजीजेज होती हैं वो भी मन से ही रिलेटेड होती हैं, इनके पूर्णतया इलाज के लिए योग चिकित्सा पद्धति का विकास बहुत सदियों से है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर विनुदा। मैं यही प्रश्न आपसे पूछने वाला था कि योग शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, anyone can start like at any age, right? So basically can you tell us like how yoga helps people to overcome depression, anxiety disorder, suicidal tendency, because nowadays what we see is like we are in a competitive world, right? And some or the other day we have been fed by information, bad good information, right? End of the day it affects the mental health. So कैसे मतलब help करता है?
Actually, there are more research papers, scientific papers are there to prove that how yoga, meditation, pranayama, mudras are reducing the fear factor, how it is actually to overcome the depression, anxiety. There are many papers, so we no need to discuss whether yoga will work or not. Yes, of course it is working. We have the proof for that. So asanas, it doesn't mean you have to practice advanced posture and all. You have to sit and you have to have a physically balanced state. Yoga means Thiram Sukham Asanam. You have to sit in a comfortable posture, whether it is a Tadasana, Bhujangasana, Padmasana. You should be comfortable in that posture so that your breathing will be. This asana is for the breathing pattern. Because yama, niyama, asana, then come pranayama. For the practice of pranayama, you are getting ready by the practice of asanas. So you will be ready for the pranayama. Pranayama means breathing pattern. Once you start breathe and meditate on breathe and concentrate on breathe, the external awareness, the external factor which affect you will be reduced. And you won't be bothered about external factor when you are concentrating on your breathing pattern. So once the breathing is that deep and consciously you are practicing, then comes mudras. You are going to meditate on mudra. Then you will feel the difference. See, by reading or by seeing, you can't get anything. You have to realize that, practice that, you have to experience that. Then after a period of time, you will feel this anxiety, fear, depression is all the reaction for what you are exposed. So this reaction will be stopped. So nothing is going to affect you when you are into this practice. जगन्नाथजी अर्को एस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ योगा इज अल अबाउट ब्रिदिङ टेक्निक्स भन्छ नि है, हाम्रो सासबाट चाहिँ हामीले योगा प्र्याक्टिस गर्छौँ भने चाहिँ कतिको यो कुरो चाहिँ सही हो? योगा श्वासबाट प्र्याक्टिस गर्नु सही हो एकदमै। अब यो श्वासलाई पनि साथमा लिएर चाहिँ श्वासलाई कसरी ठिक गर्ने, पहिला श्वासलाई ठिक गर्नका लागि चाहिँ हामीले फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, जसलाई आसना भनिन्छ। यसमा एउटा कुरा म भनिहाल्छु, मानिसमा एउटा के भान छ भनेदेखि चाहिँ योगा भने के भन्दा एक्सर्साइज भन्छ। योगा इज नट एन एक्सर्साइज, एक्सर्साइज होइन। एक्सर्साइज र योगामा अलिकति भिन्नता छ। के भिन्नता छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामी थाक्छौँ, तर योगा गर्दा हामी थाक्दैनौँ। यो चाहिँ भिन्नता छ। अब योगा गर्दाखेरि हामीले श्वासलाई ध्यान दिएर गर्ने गर्छौँ। श्वास प्रश्वासलाई कता जाँदाखेरि, कुन एक्सन जाँदाखेरि हामीले श्वास लिनुपर्ने, कता जाँदाखेरि छोड्नुपर्ने, यो चाहिँ योगामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले श्वासलाई कुनै पनि ध्यान दिँदैनौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले सोधेको प्रश्न जुन छ, हामीले श्वासको गति चाहिँ हामीले कसरी लिँदैछौँ र कसरी छोड्दैछौँ, त्यसमा हामीले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा एउटा फर्मुला छ, 1:2 रेसियो भन्छ। श्वास लिनेमा जति समय लिएर हामीले श्वास लिन्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा समय लिएर चाहिँ हामीले श्वास छोड्नुपर्छ। जब हामीले श्वास लिने र छोड्नेको गतिलाई चाहिँ पालन गऱ्यौँ भने मनको स्थिति पनि ठिक हुन्छ। मनमा भएका जति पनि चिन्ता छन्, जति पनि भ्रमहरू छन्, यी बिस्तारै बिस्तारै श्वासका साथसाथमै यसलाई गतिरोध बढाउँदै जान्छ र शरीर, सम्पूर्ण शरीर चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो योगमा चाहिँ प्राणायामलाई सबैभन्दा ठुलो महत्त्व दिएको छ। अब प्राणायाम चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा ठुलो छ। ध्यान चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो योगमा सबैभन्दा ठुलो मानिएको छ। ध्यान गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ पहिला श्वासको गतिलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कतिजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्दा के गर्नु, नकारात्मक सोचाइ विचारहरू पहिला आउँछ भन्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि के गर्नु, पहिला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ श्वासमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। श्वासमा ध्यान केन्द्रित गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै श्वास लिने छोड्ने गरेपछि उहाँको सोचाइमा पनि बदलाव हुन्छ अनि सकारात्मक सोच विचारहरू आउँछ र सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ एउटा शरीरको चाहिँ। एब्सोल्युटली। डक्टर कर्मा, अब जस्तै एलोपेथीमा हेऱ्यो भने त इम्युनि बुस्टर्सहरू धेरै नै छ है, जस्तै आफ्नो शरीरको इम्युन सिस्टम, जस्तै रोगलाई फाइट गर्ने सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउनका निम्ति धेरै दबाईहरू छ है, र आयुषले पनि इम्युनि बुस्टर्सहरू तपाईँहरूले दिने गर्नुहुँदैछ मतलब रोगीहरूलाई है, र यसबारे अलिकति हामीलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यसमा भन्नुपर्दाखेरि लास्ट इयर मार्चदेखि यता यस सालको मार्चसम्म चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ
अल ओभर सिक्किम चाहिँ मैले डाटा कलेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 40,000 भन्दा ज्यादा मानिसहरूले हाम्रो आयुषबाट फाइदा लिनुभएछ। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदाको इम्युनो बुस्टर जस्तो गुडुची भन्छ, गिलोय भन्छ, यहाँ गुर्जे भनेर चिनिन्छ। लास्ट इयर हाम्रो चिफ मिनिस्टर सरले एकदम म्यासिभ उहाँले प्लान्टेसन ड्राइभ पनि गर्नुभएको थियो। यसमा आशा गर्दछु यसपालि पनि यस्तै ड्राइभ होस् भनेर। यो अवेरनेस चाहिँ हाम्रो मान्छेमा आउनुपर्छ, किनभने मेडिसिनल प्लान्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। स्पेसली सिक्किममा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै आँगनमा त्यो मेडिसिनल प्लान्ट रहेछ, हाम्रै जङ्गलमा, हाम्रै यो नर्सरीतिर रहेछ, तर हामीलाई यो कुराको ज्ञान चाहिँ छैन रहेछ। अब मेडिसिनल प्लान्ट भन्दाखेरि त्यो मेडिसिनल प्लान्टै मात्रै खाइबसेर घरमा बसेर डक्टरकोमा ट्रिटमेन्ट गर्नु नजाने भन्ने पनि होइन, यसलाई अलिकति छुटाउनु पर्यो। हाम्रो यो आयुर्वेदापट्टि इम्युनो बुस्टर भन्ने, योगा भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति प्रिभेन्सन एस्पेक्टहरू भयो। कुनै पनि बिमार जिउमा रोग चाहिँ नलागोस् भन्ने, हामी कसरी चाहिँ इम्युनिटी बढाएर चाहिँ कुनै पनि बिमारसँग चाहिँ लड्ने शक्ति हामी बनाऊँ भन्ने। सो यो हेर्नु पर्दाखेरि आयुर्वेदा र होमियोप्याथी मिलाएर अनि स्वाभाविक आमजीको इम्युन बुस्टर गर्दा 40,000 भन्दा ज्यादा मान्छेलाई सिक्किममा हामीले अहिलेसम्म बाँडिसकेको रहेछ यो आयुषको अन्तर्गत। So we can say that people does believe and does come for the treatment on the Ayush. यसमा बिलिभको कुरै छैन। सबैको किचनमा मसला चलाइरहेको छ, सबैको घरमा हल्दी बिना खाना पाक्दैन, मरिच बिना चिया खाँदैन। हाम्रै सिक्किमको मानिसहरू नुनको चियामा होस्, चिनीको चियामा छ, मरिच हाल्नै पर्नेछ। सो यति भयो। बाई डिफल्ट यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदा चाहिँ अपने आप से यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ आएर गयो। सो अब यो आयुर्वेदाले भनिन्छ यिनीहरूको रिसर्च धेरै नै रिसर्च सेन्टर्सहरू रहेछ। यिनीहरूको यो हल्दीको प्रपर्टी, मरिचको प्रपर्टी, तुलसी अरे, काँडा अरे, यो सबैको के प्रपर्टी रहेछ। अब एन्टी इन्फ्लेमेटरी, एन्टी क्यान्सर, एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल, यो सबै रहेछ। तर अब आज खायो भोलि खाएन भने त कुनै पनि चिजले त काम गरेन। सो यति हो, तपाईँहरूले आयुर्वेदाको डक्टरसँग सम्पर्क गरेर अस्पतालमा आएर कसरी खाने, कति खाने, यो सबैको कुराको ज्ञान भयो भने चाहिँ एउटा प्रपर हुन्छ। अदरवाइज मलाई लाग्दछ हुनु त म पनि एलोप्याथिक डक्टर हो, अलिकति आयुर्वेदालाई डिफेन्ड गरेको जस्तो, बट इट्स नट लाइक द्याट। यो चाहिँ हाम्रो अब सबैको किचनमा भने जस्तो चाहिँ सबैले यो मसला चाहिँ चलाइराखेको छ। यो मसलाहरूको चाहिँ प्रपर्टिज हुन्छ, सबै मेडिसिनल प्रपर्टिजहरू छ। सो अकर्डिङली यो काँडा भन्नेहरू जति पनि डिस्ट्रिब्युट भयो हाम्रो आयुर्वेदा आयुषको मार्फत, योहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई इम्युनिटी बुस्ट गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ है। अन्त यो एक्टिभिटिजमा अर्को अब कोभिडको अन्तर्गत अब अलिकति कोभिडलाई जोडेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्टरनेसनल योगा डेमा दिस इज द 7th इन्टरनेसनल योगा डे हामीले सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ। बिकज अफ कोभिड लास्ट इयर पनि केही गर्नु सकेन हामीले, त्यही सोसियल मिडियामै आफै घर घरमा बसेर सबै गऱ्यो। यसपालि पनि हाम्रो मिनिस्ट्री अफ आयुषद्वारा यही नै हामीलाई एडभाइस छ कि घर घरमा बसेर चाहिँ हामीले यो भर्चुअली चाहिँ गरिदिनु भनेर। अन्त हाम्रो आयुष डिभिजनले हामीले अलिकति भर्चुअली चाहिँ हामीले हाम्रो सिक्किमको मानिसहरूलाई के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 10 डेजको हाम्रै भाषामा अब जति सक्दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि नेपाली भाषामा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मान्छेले रिलेट गर्नु सक्छ योगाको पोजेसहरू भनेर चाहिँ अलिकति भए पनि फाइदा होस् भन्ने इन्टेन्सनले हामीले यो कदम चाल्यो। यसपालि भर्चुअली कतिवटा सबैजनाले स्पोर्ट्स पर्सनहरूले मेसेज दिइरहनु भएको छ। हाम्रो हेल्थ मिनिस्टर सरले अस्ति हाम्रो 10 डेज अगाडि भर्चुअली ओपनिङ गरिदिनु भयो, त्यसमा म धेरै उहाँलाई धन्यवाद टक्राउनु चाहन्छु। अन्त हाम्रो जति पनि मेसेजहरू पठाउँ पतञ्जलीको या अरू हाम्रो एक्स सेक्रेटरी सरहरू हुनुहुन्छ जतिले पनि यो योगाको मेसेजहरू पठाइदिनु हुँदैछ त्यसलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अदरवाइज अरू योगाको यो कोभिडको लकडाउन नभए चाहिँ हाम्रो एकदम भव्य रूपले पाल्जर स्टेडियममा हाम्रो गभर्नर सर, हाम्रो चिफ मिनिस्टरहरू सरसँग अल द स्कुल एचआरडिडी डिपार्टमेन्टको द्वारा सबै स्टेक होल्डर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट, यो जति पनि छ डिपार्टमेन्ट सबै लागि परेर ठुलो एउटा 21 जुनको दिन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हुन्थ्यो।
त्यो हाम्रो हुनु सकेन। सो आज म यो प्यानल डिस्कसनकै द्वारा सबैलाई म एपिल गर्न चाहन्छु, सबै डिपार्टमेन्टलाई पनि, सबै हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई, सबैलाई कि तपाईँहरूले सबैजनाले घर घरमै बसेर यो दिन चाहिँ इन्टरनेसनल योगा डे बिहान 7 बजी चाहिँ सबैले कमन योगा प्रोटोकलको द्वारा हामी घर घरमै मनाउँ। फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस्, किनभने मिनिस्टरले पनि हेर्नु चाहन्छ कि हाम्रो स्टेटले पनि हामीले कति योगदान गरे, हामीले कति चाहिँ गर्नु सक्यो भनेर। सो हाम्रो कोसिस छ कि यसमा हामीले पनि पार्टिसिपेट गरौँ, म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन देखाउँ, एउटा युनिटी देखाउँ। इन्टरनेसनल योगा डे नै यस्तो एउटा माध्यम हो जसले चाहिँ वर्ल्डलाई हामीलाई जोड्दैछ, भर्चुअली भए पनि जोड्दैछ। मर्निङ 7 o'clock अल ओभर द वर्ल्ड यसलाई जोड्दैछ। सो हेर्नु पर्दाखेरि दुनियाँ कत्रो ठुलो छ भए पनि, तर सोच्यो भने चाहिँ एकदमै सानो छ। भर्चुअली सोच्यो भने वी आर जस्ट one phone call अवे, WhatsApp अवे, Facebook अवे। सो लेट्स कम टुगेदर एभ्री वान, इन्टरनेसनल योगा डेलाई हामीलाई सक्सेसफुल बनाऊ। बट माई मेसेज वुड बी नट ओन्ली इन्टरनेसनल योगा डेमा योगा गर्ने, तर यसलाई चाहिँ एक कदम आगे बढौँ हामी। अस्ति हाम्रो सिक्किमको मानिसमा 10% अवेरनेस थियो भने यसपालि त्यो 10%लाई अलिकति बढौँ। स्कुलको द्वारा एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो योगामा। मैले हेर्दाखेरि लास्ट कपाल अफ इयरमा हाम्रो स्कुल टिचरहरू पहिला पतञ्जली जानु भएर उहाँहरूले ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो। सो सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्कुल टिचरहरूको यहाँ हात छ। अब अहिले बुढो मान्छेलाई योगा गर भन्यो मेरो हड्डी दुख्यो अरे, कम्मर दुख्यो अरे भनेर कतिले चाहिँ हिचकिचाउँदैछ। सो हामीले जति स्कुल इन्स्टिट्युटमा चाहिँ भोलि पर्सि स्कुल लागिसकेपछि हामीले स्कुलको स्टुडेन्टलाई कुनै पनि नयाँ चिज सिकाउनु छ भने चाहिँ स्कुलको स्टुडेन्टलाई हामीले फोकस गर्नु सक्यो भन्यो भने चाहिँ एउटा समाजमा अलिकति परिवर्तन आजको 10 वर्ष 20 वर्ष बादमा परिवर्तन देख्नु पाउँछौँ होला भन्ने म आशा गर्दै मेरो यो अपिललाई यहीँ राख्न चाहन्छु। Okay, let me come to Dr. Shri Prakash. We can see this, tablets. This is what we call is like for Ayush 64. So इसका relevance क्या है? ये कोविड के लिए है, हम लोगों ने सुना है। जी जी जी, देखिए ये आयुष 64 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसमें 4 हर्बल इंग्रेडिएंट हैं। 4 जो है पौधों से मिलाकर के ये बना है, जिसमें एक जो है एक सप्तपर्णी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बड़ा ट्री होता है, उसकी छाल का इसमें यूज किया गया है। और एक पौधा ये केवल हिमालयन रीजन में होता है, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जिसको कुटकी कहते हैं, पिक्कोराइजा कुरवा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कास्टली मेडिसिन है और इसका एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनो बूस्टर से लेकर के और हिपैटोप्रोटेक्टिव इसका एक्शन होता है। इसी तरह से चिरैता एक दवाई है जो भी यहाँ सिक्किम में पाया जाता है, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। और चौथी जो मेडिसिन है वो एक जो प्लेन एरिया में ज़्यादा होता है, इधर कम है, वो करंज के नाम से, लता करंज के नाम से जानते हैं, उसका इसमें उसके सीड का पाउडर यूज किया गया है। तो इस 4 जो दवाई जो पौधा है उसको मिला करके इसको दवाई को बनाया गया है। इस दवाई का सबसे पहले 1980 में हमारा जो CCRS है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, एक मलेरिया बीमारी के लिए इस पर रिसर्च हम लोगों ने किया था और उस समय ये इस्टेब्लिश हो गया था कि ये मलेरिया में काफ़ी इफेक्टिव है। पिछले साल जब कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो इस पर जो ICMR की गाइडलाइन है, ICMR के प्रोटोकॉल के तहत ये 3 बड़े मेडिकल कॉलेजों में एलोपैथिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इसका कोविड पेशेंट के लिए ट्रायल किया गया। यह ट्रायल जो है 2 तरह से किया गया। एक तो उन मरीजों को दिया गया कि जिनको जो नॉर्मल जो है कोविड का जो ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत दिया जा रहा था, उसके साथ साथ में ये दवाई दी गई। और एक दूसरे उस तरह के पेशेंटों में दिया गया, उस तरह के पेशेंटों का स्टडी किया गया कि जिसमें केवल जो है
एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया गया, उनको ये टैबलेट नहीं दिया गया। दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी किया गया और यह पाया गया कि जो माइल्ड मानो एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं, दूसरे वो मरीज जिनके पास सिम्टम्स हैं जो माइल्ड से मॉडरेट तक के, सीवियर का नहीं, उन पेशेंटों को ये दिया गया और इसमें ये पाया गया कि मैक्सिमम पेशेंटों में ये देखा गया कि वो सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंच पाए। यानी इससे ये हुआ कि अगर इसको प्रॉपर यूज किया जाए तो हॉस्पिटल में जो ये लोड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब शायद लोड को हम लोग कम कर सकते हैं। तो 10 मई 2021 में भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया और उसने प्लान किया कि इंडिया के करीब 84 सेंटर से इसको जो है कोविड पेशेंट को ये दवाई दी जाए। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जी। एक बात हम समझना चाहते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट साथ साथ ये आयुर्वेद भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। इसमें जी। कोई साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवा जो है, मैं बता रहा हूँ, जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ वो एलोपैथिक दवाई देने के साथ साथ इस दवा को देकर के देखा गया। तो कहाँ से ले सकते हैं लोग ये दवाई? तो ये जो है देखिए, मेरे यहाँ ये 10 मई को जब लॉन्च हुआ तो हम लोगों के यहाँ ये सेंटर पर ये दवाई भारत सरकार ने भेजा और इसको हम लोगों ने यहाँ लोकल जो लोग इसको विलिंगनेस देते थे कि हाँ हम ये दवाई खाएंगे, हम लोगों ने इस दवा को प्रोवाइड कराया। इसमें 2-3 एनजीओ हमारे साथ जो है लग करके काम की। जैसे भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने डिसाइड किया था कि आरएसएस की जो एक विंग है सेवा भारती, उसका काम रहेगा कि वो फील्ड में मेडिसिन को ये दवा बांटेगा और हम लोग उसको एडवाइस करेंगे और उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने देखा कि केवल उससे काम नहीं चल रहा है, तो सर्विस टू मैनकाइंड और नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और वो लोग वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, नॉर्थ में तो नहीं लेकिन बाकी ईस्ट में ये डोर टू डोर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमारे जो डॉक्टरों की टीम है वो मोबाइल नंबर भेजते हैं, उनका नाम भेजते हैं और आधार कार्ड का नंबर दे देते हैं। तो हर हफ्ते वीकली 3 बार कम से कम हमारे डॉक्टर उनको फ़ोन करके उनका कंडीशन जानते हैं और उनका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स करते हैं ताकि ये हम फर्दर आगे भी बता सकें कि ये दवा वास्तव में कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं है। स्टेट आयुष सेन्टरमा पनि यो हाम्रो सिक्किम स्टेट आयुष सेन्टरमा आयुष हस्पिटलमा भर्खरै आएको छ। हामीले यो अब डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो सीएमओ को थ्रुबाट यो पठाउँदैछौँ। सो थ्रु सीएमओ दिस विल अल्सो गो टु पिएचसी को लेभलसम्म, त्यहाँ पनि पिएचसी को लेभलबाट अन्त कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट विथ कन्सेन्ट, इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छ, यस्तो दबाई छ आयुर्वेदाको, तपाईँहरू खानु चाहनुहुन्छ भनेर एकताल सोधेर उहाँले विलिङनेस देखायो भने हामी यो दबाई दिँदैछौँ। यो रिसेन्टली आइपुगेको छ। अन्त गान्तोक वरिपरिको यताहरूकोले लिनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आयुष अस्पताल 10 बेडेड आयुष अस्पताल आएर लिनु सक्नुहुन्छ। पेसेन्ट पार्टीहरूलाई पठाएर आधार नम्बर चाहिँ पठाइदिनुहोस्। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले आधार नम्बरसँग लिङ्क गर्नु पर्ने हुन्छ। सो यति बृहत विषय छ योगा है कि यति छोटो समयमा हामीले समेट्नु एकदमै पोसिबल छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी फाइनल मैसेज लिनेछौँ। इसमें एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे, ये जो आयुष 64 है, ये जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको 2 टैबलेट ट्वाइस ए डे, मैं इसका कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो 2 टैबलेट उनको 2 बार लेना है और इस दवा को कम से कम उनको 20 दिन यूज करना है। एलोपैथिक दवाई तो 10 दिन के लिए लगभग होता है, लेकिन इसको 20 दिन तक 20 डेज तक यूज करना है। और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे उनको जो है 2 टैबलेट 3 बार लेना होगा, यानी 8-8 घंटे पर। और लेने के लिए इसका जो उनको भी 20 डेज लेना है
और लेने के लिए जो खाना खाने के बाद या जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके 1 घंटे के बाद इसको थोड़ा सा गर्म पानी से इसको यूज करना होता है। और इससे ये भी फायदा है कि जो पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम हो रही है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, उसके टायर्डनेस को भी कम करता है, इम्यूनिटी को भी मेंटेन कर देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल, इसमें सारी प्रॉपर्टी है। इसमें इतनी ज़बरदस्त दवा है कि इसको अगर दूसरा एक ही प्रोफाइलैक्टिक रूप में, कल मैडम से बात हो रही थी मेरी, प्रोफाइलैक्टिक यूज में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। प्रोफाइलैक्टिक मतलब कि अगर हमको कोविड भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम इसको यूज करना चाहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन न आने पाए, तो उसके लिए भी इसको 2-2 टैबलेट 2 बार इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि कोविड है तो हम उसी को देंगे, मलेरिया वाला है तो उसी को देंगे, ये कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विनुदा, देयर इज़ अ वेरी लेस टाइम, सो हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, कैसे प्रोत्साहन करना चाहेंगे आप लोगों को योगा करने के लिए? Okay. Please adapt yoga in your life on daily basis because it will give an organized life. तब आप योगा कर रहे हैं तो सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप करने से आपका जो फ़ायदा है वो आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ अडेप्ट योगा इन योर लाइफ। गुड डाइट, गुड रेस्ट, प्रैक्टिस योगा, प्राणायाम, ये सब कर लीजिए और प्लीज़ टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, द्याट विल बी भेरी हेल्पफुल। राइट, जगन्नाथजी के भन्न चाहनुहुन्छ? मिडियाको थ्रोबाट म तपाईँहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि योगा चाहिँ 1 दिनको मात्र होइन। हामीले बताइरहेका छौँ 21 जुनको लागि मात्रै हामीले योगा डे भन्ने होइन, हामीले चाहिँ कमसेकम पनि आधी घन्टाको समय लिएर प्रत्येक दिन हामीले योगा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योगा गर्दाखेरि 1 दिन 2 दिनमा हामीले मात्रै यसको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। सदा दिन हामीले योगा गऱ्यौँ भने यसको फाइदा भन्ने आफैले अनुभव गर्न सक्छौँ। र म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि प्रत्येक दिन आधी घन्टाको समय लिएर तपाईँले योगा गर्नुहोस्। योगा गर्नमा केही कठिनाइ परे, यसलाई सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले आयुष एसटिएनएम हस्पिटलमा आएर तपाईँले योगा इन्स्ट्रक्टरसँग तपाईँले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। र अन्तिममा एउटा कुरा के भन्छु म भन्दाखेरि योगा सबैको लागि प्रिफरेबल होइन। कुन योगा कसले गर्नुहुन्छ, कुन योगा कसले गर्नु हुँदैन, जस्तै हृदय रोगीहरूले कुन कुन योगा आसनाहरू गर्नु हुँदैन। तपाईँले युट्युब हेरेर, टिभी हेरेर मात्रै पनि नगर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्टरको चाहिँ उहाँहरूको तालिमबाट मात्रै तपाईँले योगा गर्नुहोस् भन्ने म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। क्लोजिङ कमेन्ट? क्लोजिङ कमेन्ट वुड बी योगा सबैले भनेको जस्तो सुनेर, देखेर, पढेर मात्रै हुँदैन, तपाईँ आफैले एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्। 1-2 दिनमा हुँदैन, कमसेकम 15-20 दिन, 1 महिना आफै एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्। आउनु भएर एक्सपिरियन्स गएर आफै रियलाइजेसन कतिको जिउमा फरक पर्यो परेन हेर्नु भएपछि तपाईँले अरूलाई कन्भिन्स गर्नु सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जगन्नाथ निरौलाजी, डाक्टर कर्मा छादेन भुटिया, डाक्टर एस विनुदा एन्ड डाक्टर श्री प्रकाशजी, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद है। एकदमै मतलब ब्रेन स्ट्रमिङ सेसन भयो योगामाथि लिएर होइन। र हामी चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको पनि यदि केही क्वेरिजहरू छ भने तपाईँले आयुष डिभिजनलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि एकचोटि म भन्न चाहन्छु कि 21 जुन इन्टरनेसनल योगा दिवसको रूपमा पालन भइरहेको छ र यसपालिको थिम चाहिँ छ बी एट होम, बी विथ योगा अनि योगा फर वेलनेस। र हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हामीले सिक्किम क्रोनिकलले प्रत्येक बिहान 7 बजे योगा प्रोटोकल जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ यसको हामी तपाईँहरूलाई टेलिकास्ट लिएर आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले घरमा बसी बसी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। र एकजुट हौँ अनि योगालाई प्रमोट गरौँ यो भन्दै सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट म निर्मल मगर बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।